नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। लेखपाल यूपी टेट सुपर टेट के लिए मॉडल पेपर हम आपको करा रहे हैं। तो सेट नंबर 4 के अंतर्गत गणित के आज हम प्रश्न देखेंगे। और जो प्रश्नों की संख्या इससे पहले हमने देखी थी सेट नंबर 4 के अंतर्गत, वो हमने हिंदी के प्रश्न देखे थे। साइड में बटन में पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न, दो अंकों की महत्तम अभाज्य संख्या के अंकों के वर्गों का योगफल जो है वो क्या होगा? 97, 118, 148, 130। इस तरीके से चार ऑप्शन है, तो इसको हम ऑप्शन से आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले तो देखिए प्रश्न में क्या बात की गई है, दो अंकों की होनी चाहिए और संख्या कैसी है, महत्तम संख्या की बात की गई है, यानी कि बड़ी से बड़ी संख्या और अभाज्य भी हो। तो 100 से कम सबसे पहले अभाज्य संख्या कौन सी आती है? तो 99 होती नहीं, 98 होती नहीं है, 97 आपकी होती है। तो आपको समझ में आ गया यहाँ से कि ये संख्या 97 है। अब इसमें अंकों के वर्गों का योगफल पूछा गया, तो अंक एक ये 9 हो गया, एक ये अंक आपका 7 हो गया। 9 का आप स्क्वायर करेंगे तो 81 आ जाएगा, 7 का स्क्वायर करेंगे 49 आ जाएगा और इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो अगर ये एक इधर आप शिफ्ट कर दें तो ये 50 हो जाएगा और उधर 80 हो जाएगा। 80 और 50 मिलकर के बना देता है आपका 130। तो आपका यहाँ पर डी वाला ऑप्शन बिल्कुल जो है सही हो जाएगा, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखते हैं हमारा दूसरा प्रश्न। अगला है 900 और 1000। इसके संदर्भ में पूछा गया है कि इसके बीच आने वाला वह संख्या आपको बतानी है जो कि 38 और 57 से विभाजित किए जाने पर प्रत्येक मामले में 23 जो है वो शेषफल रह जाता है। इस तरीके से यहाँ पर चार ऑप्शन भी दे रखे हैं। 900 और 1000 के बीच में आने वाली संख्या की बात की गई है। तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि ये किससे कटती हो, जो भी संख्या की बात हो रही है 38 और 57 से। और ऐसा नहीं कह रहा है कि केवल 38 से कटती हो, ऐसा नहीं कह रहा है केवल 57 से, दोनों से कटती हो। तो दोनों से कटने के लिए हम यहाँ पर इसका एलसीएम जो है वो ले लेते हैं दोनों संख्याओं का। एलसीएम लेने पर क्या होगा, जो भी आपको संख्या प्राप्त होगी वो संख्या प्राप्त होगी जिससे कि आप कहेंगे कि 900 और 1000 के बीच जो भी आपको संख्या चेक करनी है वो 38 और 57 दोनों से कटेगी। तो 38 और 57 का एलसीएम क्या होगा, तो आपका 114 होगा। 114 हमने एलसीएम निकाल लिया। अब 900 और 1000 के बीच में संख्या चाहिए तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि 114 आप 900 के पहाड़े में अगर पढ़ के देखेंगे कि कितने बार में जा रहा है तो सबसे नज़दीक 900 से 1000 के बीच में जो संख्या है वो आपको प्राप्त होगी। या आप ये भी तरीका अपना सकते हैं कि आप डायरेक्ट डिवाइड कर दीजिए और जितना शेषफल बचे, अगर 114 में जो है आप 900 से डिवाइड करेंगे तो जितना शेषफल आपका बचे वो उसमें जोड़ दीजिए, तो इससे आपको 900 और 1000 के बीच में वो संख्या प्राप्त हो जाएगी। या तो फिर आप ऐसे ही देख सकते हैं कि 100 यहाँ मान लीजिए 114 लिखा है, इसको 100 कंप्लीट मान लीजिए। अब 100 जो है 900 में जाने के लिए आप 9 बार में पढ़ेंगे तब वो 900 बार जाएगा, पर यहाँ साथ में 14 भी है तो आप क्या करिए 114 को सीधे 8 से गुणा कर लीजिए, जिससे आपको 900 और 1000 के बीच में 114 के मल्टीपल में कौन सी संख्या आएगी वो आपको प्राप्त हो जाएगी। प्रश्न में एक शर्त और कह रहा है कि 23 शेषफल बचे तो हम 23 बाद में जोड़ देंगे। तो 114 से गुणा करेंगे तो 8 4 जा आपका 32, 8 1 जा 8, 9 10 11, 8 1 जा 8 और ऊपर 1 यानी कि 9। 912 वो संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। 912 हमें संख्या जो प्राप्त हुई, ये 900 और 1000 के बीच वो संख्या है जो कि आपकी 38 से भी कटेगी, 57 से भी कटेगी या इन दोनों का जो एलसीएम हमने 114 निकाला इससे भी जो है वो कटेगी। तो संख्या हमें 912 प्राप्त हो गई। पर प्रश्न में क्या कह रहा था कि 23 शेषफल बचे। 23 शेषफल बचने के लिए हम क्या करते हैं, इसी में 23 और जोड़ देते हैं। तो 23 एक्स्ट्रा आपका तभी बचेगा। 912 में 23 जोड़ देंगे तो यहाँ पर आपका 935 आ जाएगा। तो 935 ही आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ये आपका ऑप्शन ए वाला यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। और यहाँ पर एक आपके मन में ये भी प्रश्न आ सकता है कि ये जो हमने यहाँ पर 8 से मल्टीप्लाइड किया है, यहाँ पर 9 से मल्टीप्लाइड क्यों नहीं किया गया? अगर आप 9 से मल्टीप्लाइड करके देखेंगे तो 900 और 1000 के बीच की संख्या नहीं प्राप्त होगी, उससे ज़्यादा प्राप्त हो जाएगी। 1026 आपका जो है वो प्राप्त होगा अगर आप 9 से गुणा करेंगे। जबकि आपको 900 और 1000 के बीच की संख्या चाहिए, तो इसलिए हमने 8 से गुणा किया। तरीका मैंने आपको बता दिया, चाहे तो आप डिवाइड करके देख लीजिए, चाहे तो आप मल्टीप्लाइड करके देख लीजिए। आंसर यहाँ पर ए वाला सही हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न कि राजू एक कार्य को 20 दिन में कर सकता है जबकि राम उसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है। यदि दोनों मिलकर उस कार्य को करें तो वे उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे? एक इसका सिंपल सा फॉर्मूला ट्रिक भी होती है और वो होती है जो आपके दिन दे रखे हैं उनका आपस में जो है आप गुणा करिए और बटे में उन दोनों को आपस में जोड़ दीजिए।
तो 20 प्लस 30 बटे में कर दीजिए, 20 गुणे 30 बटे में 20 प्लस 30, 20 30 गुणा करेंगे और बटे में जोड़ेंगे, तो देखिए नीचे जोड़ने पर क्या आएगा, नीचे आपका आएगा 50। अब इसको हम काट लेते हैं, एक जीरो से इस जीरो को काट देते हैं, 20 तिया कितना होता है, 60 होता है, 60 बटे 5 आपका यहाँ से आएगा, और 60 बटे 5 आपका 12 बार में जाता है, 12 पंचे 60, तो 12 आपका आंसर यहाँ से निकल करके आ जाएगा। तो एक तो ये तरीका हो गया शॉर्ट ट्रिक से। अगर आप इसे बेसिक तरीके से करना चाहें तो एक तरीका ये भी होता है कि राजू जो है एक कार्य को कर रहा है 20 दिन में, तो आप कहेंगे राजू एक कार्य को 20 दिन में कर रहा है, और राम कर रहा है उसी काम को 30 दिन में, तो राम कर रहा है इसे 30 दिन में। अब 20 और 30 का हम लेते हैं एलसीएम, एलसीएम आएगा 60, 20 से 60 को डिवाइड करेंगे तो एक दिन का पर डे का यूनिट का वर्क निकल के आएगा, तो 2 3 जा 6 होता है, यानी कि 3 यूनिट पर डे जो है राजू का निकल के आएगा। राम का वो निकालेंगे तो 2 बार में जाएगा, यानी 2 यूनिट पर डे जो है ये राम कर रहा है। अब प्रश्न में पूछ रहा है अगर दोनों मिलकर काम करेंगे, यानी 3 यूनिट और 2 यूनिट दोनों मिल जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5 यूनिट पर डे काम हो रहा है। और अगर आपको निकालना है कि उससे कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो टोटल हमने जो एलसीएम निकाला वो टोटल काम है, और पर डे काम हो रहा है बटे में 5 यूनिट पर डे, डिवाइड कर दीजिए तो यहाँ से भी 12 निकल के आएगा, 12 पंचे 60, तब भी आपका आंसर 12 ही होगा। इसी का एक और तरीका होता है, तीसरा तरीका, उस तरीके को भी देख लीजिए जब बटे के फॉर्म में करते हैं, कि जैसे राजू एक कार्य को 20 दिन में कर सकता है, तो उसका पर डे के हिसाब से काम निकालने के लिए 1/20 हो जाएगा आपका। ऐसे ही उसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है तो 1/30 हो जाएगा, दोनों मिलकर करेंगे तो 1/20 बटे 1/30, इस तरीके से आप जोड़ लीजिए, लास्ट में जो है उसको पलट लीजिएगा वैल्यू को, लास्ट में जो आपका आएगा मान, नीचे आपका 60 आएगा, ऊपर आपका 12 आएगा, इसको आप पर डे के हिसाब से निकालने के लिए 60/12 करेंगे, और यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से भी आपका 12 ही आएगा। तो जो भी तरीका आपको पसंद है आप उस तरीके से कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं आपका, कि ए बी से दोगुना अच्छा कामगर है और वे मिलकर एक कार्य को 20 दिन में पूरा करते हैं, अकेला ए उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेगा। तो अच्छा प्रश्न है, कैसे हम करेंगे, तो प्रश्न में कह रहा है ए की जो कार्य क्षमता है, कह रहा है ना ए बी से दोगुना अच्छा कामगर है और वे मिलकर एक कार्य को कर रहे हैं। ए बी से अगर दोगुना है अच्छा है, यानी कि जो जितना अच्छा होगा वो उस काम को उतने कम दिनों में करेगा, इस चीज को समझिए। जैसे अगर ए की कार्य क्षमता को हम कहें कि वो 2x है, तो बी की कितनी हो जाएगी, तो बी की कार्य क्षमता जो है वो x होगी, क्योंकि ए जो है वो बी से दोगुना अच्छा काम कर रहा है, तो ए की कार्य क्षमता 2x हो जाएगी, बी की x हो जाएगी। पर अगर यही चीज हम दिनों में बात करें कि ए किसी कार्य को जो है अगर हम कहें x दिनों में कार्य ले रहा है, तो b करेगा 2x दिन में, b को जो है ज्यादा समय लगेगा, जिसकी कार्य क्षमता जितनी अधिक होगी उसको काम करने में उतना ही कम समय लगेगा, और जिसकी कार्य क्षमता जो है वो कम होगी उसको कार्य करने में उतना ज्यादा समय लगेगा। इस चीज को समझ गए होंगे आप। अब यहाँ पर हमने जो भी फॉर्मूला देखा था ना, दोनों का मल्टीप्लाई और दोनों का योग, तो x और 2x हमने मान ही लिया है, तो x इंटू 2x ऊपर का बटे में कर देते हैं, और x प्लस 2x जो है वो बटे में कर देते हैं। और प्रश्न में कह रहा है कि कामगार है वो मिलकर एक कार्य को 20 दिनों में पूरा कर लेते हैं, तो ये 20 दिन के बराबर हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, x का मान निकालते हैं, x को 2x से गुणा करेंगे तो देखिए x को x से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर होगा, 2 तो है ही आपका, तो गुणा करने पर 2x स्क्वायर हो जाएगा, x में 2x जोड़ेगा तो आपका ये 3x हो जाएगा। अब इसको आप 3x गुणा कर सकते हैं, या x से ऊपर स्क्वायर जो दे रखा है इसको काट दीजिए, सबसे अच्छा है। तो अब बचेगा क्या, ऊपर जो आपका है वो 2x बचेगा, और बटे में आपका जो है वो 3 बचेगा, और बराबर में आपका 20 बचेगा। 3 जो आकर उधर मल्टीप्लाइड में हो जाएगा, तो 20 तिया कितना होता है, 60 होता है, और ये वाला 2 जो है इसके बटे में आ जाएगा, तो 60/2 आपका कितना होता है, तो आपका 30 होता है, यानी आंसर आपका यहाँ से सी वाला ऑप्शन 30 निकल करके आ जाएगा। इस तरीके से आप इस प्रश्न को कर सकते हैं। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, शीशे की बनी 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली गोल गेंद गला करके फिर से 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोलों में ढाली जाती है, तो छोटे गोलों की संख्या जो है वो कितनी होगी। जब भी इस तरीके के प्रश्न आए, मैंने कई बार आपको बताया कि आपको डिवाइड करना होता है। जैसे क्या होता है कि कोई एक पर्टिकुलर चीज है उसको पिघला कर दूसरी बना दी गई, तो टोटल वाला जो एरिया है, क्षेत्रफल है, उससे आपको जो भी चीजें बनाई जा रही उसके क्षेत्रफल से डिवाइड करना होता है। आप आसानी से इस प्रकार के प्रश्नों को कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ पर क्या बात कर रहा है, गोल गेंद है, यानी गोला आकृति कौन सी है, गोले की बात की जा रही है, तो गोला आकृति है, तो गोले के जो फॉर्मूले हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप कहेंगे 4/3 पाई आर क्यूब जो है ये फॉर्मूला होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ पर देखिए शीशे की एक बनी 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली गोल गेंद है, तो ये एक्चुअल गेंद है, तो ये जो 14 सेंटीमीटर है ये त्रिज्या
बड़े वाले उसकी हो जाएगी। तो जो 4/3 पाई आर क्यूब है, यहाँ पर आर की वैल्यू हम क्या रख देंगे, 14 सेंटीमीटर जो है वो रख देंगे, और 14 का क्यूब आपका यहाँ पर जो है वो हो जाएगा। मैंने क्या कहा कि जो भी पिघला कर बनाया जाता है उसी से आपको डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पर कह रहा है फिर से 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोलों में ढाली जाती है, तो इस टोटल का बट्टे लगाइए और 4/3 एक बार फिर से फॉर्मूला पाई, अब आर की वैल्यू यहाँ पर क्या रखेंगे, 2 सेंटीमीटर रखेंगे, तो यहाँ पर 2 का जो है वो क्यूब। तो इस तरीके से आप जो है दोनों को आपस में डिवाइड कर देंगे। अब 4/3 पाई ऊपर भी है, नीचे भी देखिए 4/3 पाई है, तो दोनों यहाँ से जो है वो कट जाएंगे, पाई से पाई कट जाएगा, बचा क्या, ऊपर बचा 14 का क्यूब, नीचे बटा 2 का क्यूब। तो ऐसे लिख लीजिए इसको, 14 गुणे 14 गुणे 14, और बटे में क्या है, 2 गुणे 2 गुणे 2। इसको अब आप सॉल्व कर लीजिए। तो अगर काटेंगे 2 से इसे, तो तीनों में 7 बार में कटेगा, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, तो 7 गुणे 7 गुणे 7 आपका बचेगा। तो 7 का क्यूब कितना होता है, तो 343 होता है। ए वाला ऑप्शन यहाँ पर 343 यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ए वाला आपका आंसर यहाँ से निकल करके आ जाएगा। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए, चीजें समझ आए, तो लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा। इसी प्रकार आपके लिए आगे भी हम अच्छे से अच्छे प्रश्न लाते रहें, प्रैक्टिस आप करते रहें। तो सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य करते रहिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एक समद्विबाहु त्रिभुज की प्रत्येक समभुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है और उन दोनों भुजाओं के बीच अंतर्विष्ट कोण 45 है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो क्या होगा। तो चित्र बनाते हैं हम यहाँ पर इसको, जिससे आपको और बेहतर जो है वो थोड़ा सा समझ में आए। यहाँ पर क्या है, समद्विबाहु यानी दो भुजाएं बराबर हैं और प्रत्येक समभुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर ये भी आपकी मान लेते हैं और 10 सेंटीमीटर हम ये भी मान लेते हैं। बनाया वैसे समबाहु जैसा है, पर समद्विबाहु ही आपको मानना है। और एक एंगल भी यहाँ पर 45 डिग्री का दे रखा है उन दोनों भुजाओं के बीच अंतर्विष्ट कोण के तौर पर। अब देखिए, एक तरीका ये भी हो सकता है कि आप डायरेक्ट जो समद्विबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई रखिए और उसमें साइन थीटा के फॉर्म में जो है उसमें जोड़ दीजिए इस वैल्यू को, कुछ इस प्रकार से, बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। अब यहाँ पर आधार क्या हो जाएगी, आधार भी 10 ही है, ऊंचाई भी 10 ही है, बस साइन थीटा की जगह आपको जो मान है वो 45 डिग्री रख लेना है। साइन थीटा ही चलिए एक बार लिख लेते हैं। अब यहाँ पर जो आधार है वो भी आपका 10 होगा, डायरेक्ट हम वैल्यू रख रहे हैं, ऊंचाई जो है वो भी आपकी 10 होगी और थीटा की जगह आपका मान 45 डिग्री आ जाएगा। अब 10 का स्क्वायर कितना होता है, तो 100 होता है, 10 को 10 से गुणा करेंगे क्या आएगा, 100 हो जाएगा। साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, तो 0 1/2 1/√2 होती है, तो इसकी जगह हम क्या रख देते हैं, 1/√2। जिसको त्रिकोणमिति नहीं आती, अलग से हमने पढ़ा रखी है, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। 1/2 गुणे 100 और गुणे 1/√2। अब यहाँ पर आप इस 2 से इस 100 को काट सकते हैं, तो 50 बार में जाएगा, तो 50/√2 आएगा। 50/√2 आपका आएगा। अब आपको इस तरीके के जो हैं, जो वैल्यू जो बटे में √2 दे रखा है, इसको सॉल्व करने का क्या तरीका होता है कि जब रूट में दोनों वैल्यू दे रखी है, तो ऊपर नीचे दोनों साइड रूट से ही जो संख्या दे रखी है उसी से गुणा भाग कर दीजिए। तो 50 को √2 से गुणा करेंगे तो ऊपर आएगा 50√2, और √2 को √2 से गुणा करेंगे तो आएगा 2। अब 2 से इस 50 को काट सकते हैं तो 25 आएगा और साथ में √2 आएगा, तो 25√2 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि सी वाले ऑप्शन में आपको यहाँ पर दे रखा है। यही आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ना समझ में आए दोबारा से देख लीजिएगा, मैंने एकदम क्लियर तरीके से एक-एक स्टेप को जो है समझाया है। अगला है आपका प्रश्न कि रीटा ने जो है 21 लाख, यहाँ पर देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो 21 लाख नहीं, 2,10,000 है, लाख तक है ना आपका, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, हाँ 2,10,000। इसके अंकित मूल्य पर एक कार 5% की छूट पर खरीदी, यदि प्रभारित बिक्री पर 10% है तो उसके द्वारा भुगतान की गई कुल राशि जो है वो क्या होगी। तो कार का जो क्रय मूल्य कितने रुपए में खरीदी उसने, तो इस चीज को निकालने के लिए जो 5% की छूट दी जा रही है, इसको आपको सबसे पहले निकालना होगा। यानी इसी 2,10,000 का आप 95% निकाल लीजिए सीधे सीधे, या 5% निकाल के जितना है वो 2,10,000 में घटा दीजिए। तब 2 बार घटने से अच्छा है कि हम इसी 2,10,000 का जो है वो निकाल लेते हैं 95%। तो जो वैल्यू निकल के आएगी यहाँ से, वो वैल्यू होगी जो 5% की छूट के बाद जो कार है उसका क्रय मूल्य होगा, जितने रुपए की उसने खरीदी। तो इसको काट दिया 0 0, 210 को 95 से आप गुणा करेंगे तो आपका निकल के क्या आएगा, 199500। ये आपका क्रय मूल्य आ गया। अब प्रश्न में आगे एक और शर्त कह रहा है, यदि प्रभारित बिक्री पर
10% है तो उसके द्वारा भुगतान की गई राशि जो है वो क्या। तो ये जो बिक्री यहाँ पर आपका क्रय मूल्य की बात की गई है, इसमें 10% आपको और निकाल के जोड़ना है। यहाँ पर कह रहा है ना, यदि प्रभारित बिक्री कर जो है वो कर यहाँ पर टैक्स और 10% है, यानी कि उसको वो जो चीज पड़ी वो 10% और एक्स्ट्रा उसे देने पड़े, तो इसी पर 10% देगा ना, तो 19,9,500 जो है ये तो रहेगी आपकी वैल्यू, इतनी तो उसे पेमेंट करनी है, पर 10% कर के रूप में भी देनी है, तो इसका ये और प्लस इसी का जो है 10%, तो 19,9,500 जो है इस गुणे 10%, ये आप जो है इसमें और जोड़ लीजिए, तो यहाँ से आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो इसका 10% कितना होगा, एक जीरो सीधे सीधे घटा दीजिए, गुणे 10/100 करेंगे ना, तो ये वाला एक जीरो हटा दीजिए, तो 199500 में 19,950 जोड़ दीजिए, जो आएगा वही आपका यहाँ से आंसर जो है आपको प्राप्त हो जाएगा। तो जोड़ने पर कितना आएगा, जोड़ने पर आपका 219450 आएगा, जो कि आपको पहले वाले ऑप्शन में दे रखा है, यही आपका ऑप्शन यहाँ से जो है वो निकल करके आ जाएगा। चलिए देखते हैं हमारा अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। ज़्यादा प्रश्न हम नहीं करा रहे हैं, 10 से 15 के बीच में है, और कुछ और प्रश्न है वो जो हम आगे है देख लेंगे। इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। प्रश्न आपका है, एक दुकानदार ने 1800 रुपए में एक वस्तु 10% की छूट पर जो है वो बेची और 200 रुपए का उसे अभिलाभ भी जो है वो प्राप्त हुआ। यदि वो उस पर छूट ना देता तो उसे कितना अभिलाभ प्राप्त होगा, ये आपसे पूछा गया। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, अगर इसको आपने ध्यान से समझ लिया तो इस टाइप के क्वेश्चन कर लेंगे। प्रश्न की पहली जो लाइन है इस पर ध्यान दीजिए। कह रहा है एक दुकानदार ने 1800 रुपए में एक वस्तु जो है 10% की छूट पर बेची है, यानी कि जब वो 10% की जो छूट दे रहा है वो देने के बाद उसने 1800 रुपए में बेची। 1800 रुपए पर 10% की छूट नहीं दे रहा है, इस चीज को समझिए। जैसे कि एक साइकिल है, इस तरीके से समझ लीजिए, या कुछ भी समझ लीजिए, एक पर्टिकुलर चीज है जो कुछ कॉस्ट उसकी रही होगी, उसका कुछ प्राइस रहा होगा, उस पर उस दुकानदार ने 10% की छूट दी, और उस 10% की छूट के बाद 1800 रुपए में जो है उस दुकानदार ने वो जो वस्तु है उसको जो है वो बेचा है। यानी कि उसकी कॉस्ट जो है वो 1800 से ऊपर कहीं रही होगी, ये हमें नहीं पता है। हमें ये पता है कि वो जो कॉस्ट थी उस पर 10% की छूट दी गई, और छूट के बाद वो 1800 रुपए में बेची गई। इस चीज को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि पहली दफा एक बार में एक नज़र से देखते हैं तो ऐसा लगता है कि 1800 रुपए में एक वस्तु जो है वो 10% की छूट पर बेची गई, तो 1800 में से 10% छूट निकाल कर आप घटाने लगते हैं, तो वो गलती नहीं करना है हमें। तो हम मान लेते हैं कि वो वस्तु जो है वो x रुपए की थी, हमें नहीं मालूम है ना कि कितने की है, दुकानदार ने कितने रुपए पर छूट दी, तो हमें नहीं मालूम, तो हमने x मान लिया। प्रश्न में कह रहा है एक दुकानदार ने 1800 रुपए में एक वस्तु 10% की छूट पर बेची, यानी इस x का 10% अगर छूट हम निकालेंगे तो x गुणे 10, और परसेंट है तो बटे में 100, और ये बराबर किसके हो जाएगा, तो 1800 के बराबर आपका आप यहाँ पर लिखेंगे। अब यहाँ पर आप यहाँ पर एक चीज को समझिए कि ये तो मैंने अभी यही चीज समझाई कि 10% की जो छूट है वो 1800 के बराबर नहीं है, तो यहाँ पर आप 10% ना लेकर के 10% की छूट की बात की गई है, तो आप यहाँ पर 90% जो है वो लेंगे। अब आपका ये 1800 के बराबर होगा, क्योंकि जो 10% एक्स्ट्रा है ना वो आपका यहाँ से x की वैल्यू के फॉर्म में निकल करके आएगा, तो x का 90% बराबर होगा 1800 के। अब यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लीजिए, वो आपको पता चल जाएगा कि वो वैल्यू कितने की थी। तो x बराबर 1800, और ये जो 100 है उधर मल्टीप्लाइड में चला जाएगा, बटे में आपका 90 आ जाएगा। जीरो से जीरो काट दीजिए, 9 से काटेंगे तो 9 दूना 18, जीरो जीरो, और ये वाला जीरो और गुणा हो जाएगा, तो 2000 यहाँ से निकल के आ जाएगा। यानी कि वो एक्चुअल में वो जो चीज थी वो कितने की थी, 2000 रुपए की थी। ये तो आपने एक्स के फॉर्म में निकाला। वैसे भी अगर आप देखेंगे कि 2000 पर अगर 10% की छूट निकालिए तो कितने में आएगी, 1800 रुपए में तो आएगी। ऐसे ही आपको क्लियर दिख रहा था, आप ये एक्स वगैरह ना भी मानते तब भी आप आसानी से 10% की छूट बता सकते हैं कि 2000 रुपए पर ही उसे 10% की छूट मिली होगी, तब कहीं जाके उसे 1800 रुपए में वो वस्तु मिली होगी। तो आपने एक्स की वैल्यू निकाल ली 2000। अब प्रश्न में आगे कह रहा है कि 200 रुपए का उसे अभिलाभ भी प्राप्त हुआ। कहने का मतलब है कि जब उसने वो चीज जो है वो 1800 रुपए में जो है वो बेची थी, तो उसे कितना जो है वो साथ में प्रॉफिट भी हुआ, तो 200 रुपए प्रॉफिट भी हुआ। तो इसी 1800 में से आप जो है क्या कहेंगे, 200 रुपए और घटा देते हैं, तो 200 और घटाने पर आपका कितना बचेगा, 1600 जो है आपका बचेगा। 1600 ये आपका बचा।
ये क्या है, ये जो है आपका वस्तु का क्रय मूल्य हो जाएगा, और 2000 जो है वो एक्चुअल वैल्यू थी, तो इस 1600 और इस 2000 इनका जो डिफरेंस होगा वो आपका अभिलाभ निकल के आएगा। और जो कि प्रश्न पूछा गया था कि अगर वह उस पर कोई छूट ना दे तो उसे कितना अभिलाभ प्राप्त होगा, तो 2000 और 1600 का डिफरेंस कितना होगा, 400 रुपए होगा। तो डी वाला आपका आंसर 400 रुपए यहाँ से निकल करके आ जाएगा, यही आपका सही होगा। तो यही आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो सभी प्रश्न हुए हमारे समाप्त। अब एक प्रश्न आपके लिए भी, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक न एक प्रश्न पूछते हैं, तो इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न देखते हैं। इसके अलावा चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके अवश्य जुड़ जाइएगा, वीडियो पसंद आया हो लाइक अवश्य कीजिएगा और लोगों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। लाइव टाइमिंग दोपहर के 3 बजे और शाम के 8 बजे, तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं, प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये प्रश्न आपके लिए है, इसको आपको सॉल्व करना है, वीडियो के मेन कमेंट में आंसर बताना है कि एक साइकिल विक्रेता साइकिलों के लिए अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है और फिर भी उसे 20% का लाभ होता है। यदि उसे एक साइकिल की बिक्री पर 360 रुपए का अभिलाभ प्राप्त हुआ तो साइकिल का अंकित मूल्य क्या होगा। जैसा अभी क्वेश्चन हमने देखा जस्ट वैसा ही है, कुछ चीजें थोड़ी सी एडवांस भी हैं जिसको आपको सोचना है, दिमाग लगाना है। और ए ऑप्शन यहाँ दे रखा है 2880, बी ऑप्शन दे रखा है 2900, सी ऑप्शन 2920 और डी ऑप्शन है 2800। इन चारों में से कौन सा सही होगा, अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताना है। लाइव टाइमिंग 2 है, दोपहर के 3 बजे, शाम के 8 बजे, लाइव आकर भी देख सकते हैं। मिलते हैं चलिए फिर अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।